नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। क्या अब पूरा सिस्टम आईसीयू में चला गया है? क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश में कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, उसको लेकर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात कही है कि कई जगह पर परिस्थितियां खराब हुई हैं। लेकिन भारत में जो परिस्थितियां हैं वो खराब से भी बदतर हो गई हैं और अब दुख होता है भारत की परिस्थिति को देखकर। कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो देश के बाहर के खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भी की। ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता की, तो सोशल मीडिया पर यह भी बात उठने लगी कि भारत के खिलाड़ियों को भी करनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा? लोग अपनी तरफ से आर्थिक सहायता कर देंगे, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने दी थी और पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा भी कर दिया था। लेकिन वो पैसा कहां लगा? इससे पहले 20 लाख करोड़ रुपए की जो राशि आवंटित की गई थी देश में कोरोना फंड के तौर पर, वो कहां पर खर्च हुई? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच में ये भी कि अब जब सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया इस दौरान, तो अब और पैसा अगर आ जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा दुरुस्त दुरुस्त सिस्टम को? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा और भी तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में भी निश्चित तौर पर उठ रहे होंगे और हम हमारे जहन में भी उठ रहे हैं। उन्हीं को लेकर आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि सवाल आपका है। चलिए बात करते हैं सवालों की। आज जो खबर फास्ट सवाल उठा रहा है, सवाल आपका में, कोरोना से लड़ाई में सिस्टम जो है क्या वो पस्त हो गया है? घोषणाएं पूरी हो रही हैं लेकिन तैयारी अधूरी है क्या? और उधर कोरोना के आगे स्वास्थ्य क्षेत्र क्या अब बेदम हो गया है? और क्या ऑक्सीजन की जरूरत अब सिस्टम को है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप हमें इनमें से किसी भी नंबर पर फोन करें और अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल, अपना जवाब जो भी आप उठाना चाहें, रखना चाहें, इस मंच के जरिए आपका स्वागत है। आप हमें फोन करके वो बात रख सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके की परिस्थितियां देश में हैं कोरोना को लेकर, ऑक्सीजन की कमी, तमाम जगहों से लोगों के सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति जब ये कहा जाने लगे कि अगर आपके पास कोई जानकारी कहीं पर है तो हमें एक बेड दिलवा दीजिए, आपका कोई जानकार है किसी अस्पताल में तो एक बेड की व्यवस्था करवा दीजिए। ऐसी तस्वीरें और ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है और ये मंजर निश्चित तौर पर फिर डरावना भी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों का अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया था। देश में ऐसी परिस्थितियां भी हो जाएंगी। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री डावोस के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना से इस लड़ाई को लड़ा और हम जीते। लेकिन ये नहीं पता था कि 3 महीने के बाद ही कोरोना किस कदर वापस लौटने वाला है। दबे पांव कोरोना जो है वो अपनी जमीन बना रहा था। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश होते रहेंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देखें, उनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें और उन तमाम सवालों पर अपनी राय आप रख सकते हैं। आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए विजेंद्र नेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। नेहरा साहब नमस्कार। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी अरुण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज़ मिल रही है बहुत अच्छे से। सर, आज कोरोना पर बात कर रहे हैं हम और आप जैसा कि जानते हैं कॉलिंग प्रोग्राम है, दर्शक भी हमारे कॉल करते हैं और सवाल अपना उठाते हैं। और हमारे दर्शकों की ये भी मांग थी कि सामने अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर रहे तो हम उनसे सवाल भी पूछ सकें। तो इसीलिए आज आप कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मैं ये सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार की अब जो तैयारियां हो रही हैं वो किस कदर हैं और उससे जनता को किस तरीके से सेटिस्फाई आप कर सकते हैं? अरुण जी, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आवाज मिल रही है आपको। अरुण अगर जी मैं देखिए, हाँ। अरुण जी देखिए, अभी हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्वयं फील्ड में, मैदान में उतरे हुए हैं और ग्राउंड लेवल पे जाकर के वो स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं अनिल विज जी की, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी स्वयं जाकर के स्थिति को ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, अच्छी तरह से जांच रहे हैं, परख रहे हैं। लाइट ऑन कर दो इसकी। और अरुण जी, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात है, चाहे वो बेड की बात है, थोड़ा पीछे इसको कर लो। हर चीज के लिए सरकार ने पूरी तरह से इंतजाम किए हैं, पूरी व्यवस्था की है। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो सारी स्थिति है उस पर हरियाणा सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है।
प्रदेश में कुल अभी तक 71,64,000 से अधिक लोगों के कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। प्रदेश में 36,17,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है और प्रदेश में लगभग 3.5 लाख से जो अधिक लोग हैं वो कोरोना की इस महामारी को मात दे करके ठीक हो चुके नहीं, हैं। एक चीज और है, वो मुख्यमंत्री ने ये भी बात कही कि हमारी तैयारी तो 3,000 लोगों तक की थी, लेकिन हमें नहीं पता था 11,000 तक लोग चले जाएंगे। तो 3,000 और 11,000 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसको कैसे कवर अप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले रणबीर है रोहतक से, हमारे एक दर्शक वो जुड़ गए हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। रणबीर जी नमस्कार, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल अपनी बात आप रख सकते हैं। मेरे को तो बड़ी शर्म आती है कि ये प्रवक्ता इस तरह से बोलते हैं जैसे पालतू कुत्ते के गले में देखिए पट्टा डाल दिया जाता है। रणबीर जी, आपसे देखिए, आप जिम्मेदार दर्शक हैं, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। आप टेलीविजन पर बात रख रहे हैं अपनी, जो आपके वैक्सीन गांव में गली विदेशों नुक्कड़ को पे नहीं बैठे हो। $4 में बेच रहे हो, नहीं, देश के ठीक लिए है, 8 डॉलर में बेचने की करें। वो बात ये ठीक है, आप पूंजीपति अपना सरकार सवाल है। रखिए, लेकिन आप भाषा का किसी भी मर्यादा। हॉस्पिटल में जाकर मेरे को बेड दिलाइए, 3 दिन तक मैं अपनी सिस्टर को लेकर घूमा हूँ, 3 दिन तक लेकर घूमा हूँ, 12,000 रुपये ऑक्सीजन सिलेंडर मोल लेकर लगाया उनको। ये कंडीशन हो रही है, सफाई तार आंकड़े गिना रहे हैं, जिसके तो घरों में बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके खुद के गले में पट्टा पड़ा हुआ है किसी का। चलिए नहीं, ऐसे आदमी का कोई जवाब कम से नहीं कम होगा। शर्म खाओ, पूंजीपतियों की तरह मत काम करो। जो हमारे आपके मोदी गले जी में पट्टा पड़ा हुआ है कांग्रेस का। अरुण भाई, ऐसे आदमी का जवाब नहीं, सवाल नहीं लूंगा मैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए रणबीर जी, आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी फोन करें तो आप थोड़ा सा भाषा को का सभ्य भाषा का आप प्रयोग करें, थोड़ा सा सलीके से। अब बात ठीक है, गुस्सा है, जायज़ है, वो बात अलग है, लेकिन भाषा आपकी सभ्य होनी चाहिए। नीरज हमारे साथ जगाधरी से एक दर्शक है। नीरज जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल गरीब आदमी की भी आवाज उठाता है। मेरा प्रश्न 2 साल हो गए पूरे, आपके 1.5 साल हो गए आपके चैनल पे। मेरा प्रश्न यही है कि मैं यमुनानगर के अंदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएन का काम करता हूँ, जिसपे मैंने डायरेक्टर पे उसका वेतन 50,000 से ऊपर है, मैनेजमेंट का वेतन 2-3 लाख रुपए है। मेरा वेतन 8,000 रुपए है। ना मैं अपने बच्चे की पढ़ाई कर सकता और ना मैं अपने घर की हालत सुधार सकता। मेरी सरकार से ज्यादा दया तो जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 60,000 रुपए लग रही है, मारने को ऑर्डर दे दो, मार दो, या मैंने 18,000 रुपए घोषित कर दो। इनके शिक्षा मंत्री पर 4 बार गया मैं, कंवरपाल था, उसने कुछ नहीं किया। आप एक निजी संस्थान में काम करते हैं नीरज जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखिए, निजी संस्थान में आप करते हैं तो आपकी तनख्वाह निजी संस्थान ने जब आपको ज्वाइन करवाया होगा तब आपसे बात करी होगी कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, है ना? सर, जब मैं गया था तो मुझे कह रहे थे केवल अभी आपकी जो सैलरी है 82 रुपए है। उसके बाद जब मैंने बात करी तो वो कह रहे सरकार की तरफ से अभी घोषित नहीं होया, अगर सरकार घोषित कर देगी कि तुम्हारे 15,000 होंगे तब करेंगे। ठीक है, शुक्रिया नीरज जी, शुक्रिया। राजन है यमुनानगर से। राजन जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम विजेंद्र जी से। अरुण जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ऐसा है, जिस देश के अंदर शमशान में लाश ले जाने के लिए अभी 25-25 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर के लिए, जहाँ पे बाइक पे कोई व्यक्ति अपने परिजन की लाश लेकर शमशान घाट में जा रहा हो, वहाँ पे बीमारी फैलाने के बाद, अब ये इलेक्शन करवाने के बाद, चुनावी रैलियां करवाने के बाद, यदि ये फेलियर तो होना ही था फिर, जब हमने इसको इतना ज्यादा फैला दिया है, ठीक है, उसके बाद हम इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेलियर ऑटोमेटिकली होना था। और अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है, लॉकडाउन लगना चाहिए, बगैर लॉकडाउन के। ये ठीक है विजेंद्र जी, आपने सुना जो सवाल थे, आप मैं चाहता हूँ आप जवाब दे दें, फिर एक सवाल मेरी तरफ से भी रहेगा। अरुण जी देखिए, अभी जहाँ तक जो सवाल था इनका हरियाणा प्रदेश की में, क्योंकि हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा आंकड़ों के साथ में ये बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर देश के जो बाकी राज्य हैं सबसे कम हमारे यहाँ डेथ का रेशियो है। हमारा रिकवरी रेट भी 82% के आसपास है, जल्दी से लोग ठीक हो रहे हैं। 3.5 लाख से भी अधिक लोग हमारे ठीक हो गए जा चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है, कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर अगर दिक्कत है, परेशानी है, उसको भी ठीक किया गया है। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश का जो ऑक्सीजन कोटा जो पहले 162 मीट्रिक टन था, उसको बढ़ा करके भी केंद्र सरकार ने आज 232 मीट्रिक टन किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं भी सब ठीक है। और अरुण जी, ये तो स्थिति तब है जब लगभग 50% से अधिक हम दिल्ली के लोगों का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो मेरा अपना जिला फरीदाबाद हो। आपको लगता है कि स्थिति एकदम सही है, कोई समस्या कहीं नहीं है? अरुण जी देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्थिति एकदम ठीक है, लेकिन
ऐसी कोई दिक्कत अच्छा, वाली बात आपके नहीं है। पास एक सवाल का आपके पास अभी तक कितने लोगों के ऐसे फोन या मैसेजेस आए हैं जिसमें वो आपसे व्यक्तिगत तौर पर गुजारिश कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो हमें कोई बेड दिलवा दीजिए? बिल्कुल आते हैं अरुण जी, मेरे पास बहुत सारे आते लोगों हैं के फोन आते हैं। कि और आप कल भी आप क्या मैंने 100% समर्थ हो पाते हैं कि सबको बेड मिल मैं पाए? नहीं, मैं देखिए अरुण जी, मैं आपको ईमानदारी से अगर बताऊं तो मैंने ऑक्सीजन वाले बेड के लिए तो हम लोग अरेंज करा रहे हैं। मैंने कल भी सेक्टर 3 का कम्युनिटी सेंटर है फरीदाबाद में, वहां पे 2-3 पेशेंट को ऑक्सीजन बेड के लिए अवेलेबल कराया। फरीदाबाद के अंदर मेरी जो वहां पे जो बात होती है लगातार, उसमें कोराली, तिगांव और पाली और सेक्टर 3 का कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पर पे ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, लेकिन वेंटिलेटर बेड फुल है पूरे। हाँ, वेंटिलेटर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सरकार धीरे धीरे जिस तरह से अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गोल्ड वो फील्ड हॉस्पिटल था, वो सही बात है। वो आपसे जो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 3 बजे के बाद, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई। वो पीजीआई में जो है बेड्स बढ़ा रहे हैं, दूसरे और सरकारी अस्पतालों में हो या दूसरे और अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन वो बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। आज की जो परिस्थिति है उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं काबू कर पाने में असमर्थ सरकार लगती है। और कुछ ना कुछ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने तो नहीं बात ये कही कि हम असमर्थ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बात उन्होंने ज़रूर कही। और संकेत ये दे दिया कि हमारी तैयारी तो हमने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स आने लगेंगे। हमारी तैयारी 3-1 हज़ार तक की थी और बारिश में बाढ़ का अनुमान तो लगाया जा सकता है, सुनामी का नहीं। तो ये ज़रूर है कि सुनामी है और इसका अनुमान भी नहीं था, ना तैयारी थी। देखिए अरुण जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 80,000 जो एक्टिव मामले बचे हुए हैं, उसमें से भी लगभग 50,000 ऐसे मामले हैं जो होम आइसोलेशन में रह के अपना इलाज करा रहे हैं। तो बाकी जो पेशेंट है उनके इलाज कराने के लिए हरियाणा के अंदर पर्याप्त व्यवस्था है, और हम लोग व्यवस्था के तहत उनका इलाज भी कर रहे हैं सारी चीजों की। आप क्या मानेंगे कि क्या किस तरीके, अगर आपके पास 3,000 लोगों को ट्रीटमेंट देने की, कोरोना पेशेंट्स को व्यवस्थित करने की व्यवस्था है और आ रहे हैं आपके पास 11,000 से ज़्यादा, तो 3,000 को तो आप चलिए दे देंगे व्यवस्था, बाकी के जो 8,000 हैं वहाँ पर जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे देंगे सर? ये दिक्कत ही है ना। अब बात सीधी सी है कि अगर दिक्कत को स्वीकार कर लिया जाए तो वो उसको ठीक करने में ज़्यादा आसानी रहती है। अरुण जी बिल्कुल, आज की डेट में दिक्कत और परेशानी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जैसे 1,000 बेड की व्यवस्था रोहतक पीजीआई के अंदर एक्स्ट्रा करने के लिए कहा है, चाहे वो पानीपत की बात है, चाहे वो सोनीपत की बात है, चाहे फरीदाबाद के अंदर बात है, लगभग 2,000 के आसपास तीनों चारों जिलों में मिला के यहाँ जो बेड बढ़ रहे हैं, इसके हाँ, साथ साथ अन्य जो व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बहुत टाइम लगेगा शुरू होने में। ये जो गोल्डफील्ड हॉस्पिटल भी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, ये अगले 2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा इसमें सारा काम। और ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, 6 जिलों के अंदर जो ऑक्सीजन बननी है, वो भी लगभग 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा। हिसार के अंदर तो शुरू हो भी चुका है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार अपनी तैयारी में लगी हुई है, जनता को किसी भी तरह की हाँ। कोई भी दिक्कत और परेशानी आने नहीं देंगे हम चलिए लोग। ठीक है, ऋषिपाल हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिपाल जी नमस्कार, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी बताइए सर। सर, ये कोरोना का जो रोकने की चेन है, एक दफा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए तभी 15 दिन के लिए, तो उससे थोड़ा पता लगेगा कि इसमें मतलब कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकती है। हाँ, ये एक सवाल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण जी है। सरकार क्या इस बारे में, ब्रिजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी, आप जुड़े और आपने ये सवाल उठाया, हालांकि मैं पूछने ही वाला था, आपने उठा दिया, आप बहुत अच्छा किया। ब्रिजेंद्र जी, लॉकडाउन की परिस्थितियाँ, क्योंकि देखिए 6 बजे के बाद दुकानें ना खोलना हो, शादियों में कम से कम मेहमानों की संख्या हो, और दूसरी तरफ मंडियों में सीमित समय और सीमित संख्या, ये तमाम चीज़ें कर दी जाएँ, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाउंडेशंस तो हैं, लेकिन पूरे तरीके से लॉकडाउन की तरफ सरकार नहीं जा रही। लोग भी कह रहे हैं कि अगर एक बार लॉकडाउन लग जाएगा तो हो सकता है कि ये चेन को तोड़ा जा सके। क्या सरकार इस बारे में सोच सकती है? क्या इस बारे में भी एक विचार का एक कॉर्नर छोड़ा गया है? देखिए अरुण जी, कहीं ना कहीं आज भी एक लॉकडाउन की सी ही स्थिति प्रदेश के अंदर है। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने धारा 144 पूरे प्रदेश के अंदर लगाने की घोषणा की है, और हाँ, जिला उपायुक्तों को यह अधिकार दिया है कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से धारा 144 अपने जिले के अंदर जोन वाइज भी लगा सकते हैं। जैसे मैं फरीदाबाद जिले का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद का जो एरिया है वो पूरा का पूरा इस समय लॉकडाउन में है। हाँ, सैनिक कॉलोनी, एसडीएम नगर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा लॉकडाउन में है। सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो सेक्टर है फरीदाबाद के, ये पूरे पूरे लॉकडाउन में है। इसी तरह से अलग अलग जिलों के अंदर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बनाए हुए हैं, छोटे छोटे एरिया, और जो धारा 144 लगाई हुई है, इसके साथ साथ शमशान भूमि में 20 से अधिक लोगों को पाबंदी है। इंडोर के अंदर 30 लोग, और बाहर अगर प्रोग्राम करते हैं तो 50 लोगों की लिमिट लगाई हुई है।
नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में शाम को 6 बजे के बाद में दुकानें बंद हो जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी स्कूल, प्राइवेट सरकारी सब मिला करके 31 मई तक बंद किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी स्थिति है वो इसी तरफ इशारा करती है कि एक हम कह सकते हैं इसको लॉकडाउन की तरह ही पूरा हरियाणा प्रदेश है। पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना या नहीं लगाना, ये हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में निर्णय लेंगे, उनको क्या ठीक लगेगा, कैसे करना है। लेकिन उसके बारे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है अरुण जी, क्योंकि इसमें हमारे जो मजदूर हैं उनके लिए हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए हाँ। सरकार को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा, और सरकार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। चलिए ठीक है, बहुत सही। मुझे लगता है कि चीज़ें अगर लॉकडाउन अगर पूरे तरीके से लगा दिया गया तो मजदूरों के लिए और फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरसी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल अपनी बात आप रख सकते हैं। नमस्कार अरुण शर्मा जी। जी सर। आपका पास जो लाइव है ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें दे रहा है। खास मेरा साथ किसी भी सरकार का हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू होता है, दोनों में आपकी सरकार फेल है। जनवरी फरवरी आपके पास टाइम था, आपने उसका क्या है यूज नहीं किया। ये इस सवाल का जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए, क्योंकि टाइम था मुझे जनवरी क्या फरवरी। देना चाहिए? नहीं, आप तो सवाल वो है ना, नेहरा साहब हैं, वो सवाल आपने सवाल अच्छा पूछा है सर। मैं जवाब के बाद नेहरा साहब से कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा, बहुत शुक्रिया। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने सही बात उठाई कि भाई तैयारी का समय था, तैयारी क्यों नहीं करी, कहाँ दिक्कत रह गई। अब पहले ही क्योंकि सीरो सर्वे भी आ रहा था, बार बार सर्वेज आ रहे थे कि कोरोना की एक और लहर आने वाली है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या सरकार ने सोच लिया कि भाई अब तो कोरोना चला गया, अब तो आराम से बैठो, अब कोई दिक्कत नहीं। अरुण जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार ने तैयारियां नहीं की है। मैं बताना चाहूंगा जो अभी जिन्होंने सवाल किया है उनको और आपके उनके माध्यम से जनता को, कि पहले जब कोरोना आया था हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 लाख लोगों पर मात्र 800 लोगों का हम टेस्ट कर पा रहे थे। आज 10 लाख लोगों पे 2.5 लाख से अधिक लोगों को हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी कोरोना टेस्टिंग लैब नहीं थी, आज 40 कोरोना टेस्टिंग लैब है, जिसमें से 19 सरकारी और 21 प्राइवेट है। तो सरकार ने अपने लेवल पे तैयारियां की है। आज 62,000 टेस्ट करने की प्रतिदिन हमारी क्षमता है, लगभग 50,000 के आसपास हम टेस्ट कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर अरुण जी हरियाणा जो है वो तीसरे नंबर पे है टेस्ट करने के मामले में। ट्रीटमेंट पे है, टेस्ट ठीक है, टेस्टिंग किट आ गई, और ये भी बात सामने आई कि उसमें आरटीपीसीआर ज्यादा नहीं हो रहा था, रैपिड एंटीजन ज्यादा हो रहे थे टेस्ट, जिसमें प्रधानमंत्री सर ने भी ये बात कही कि आप रैपिड ना करके आप आरटीपीसीआर ज्यादा करें, उस पर ज्यादा आए। लेकिन ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट पे कितना बढ़ोतरी हुई, इसका कुछ आंकड़ा बता सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ अरुण जी, हमारे यहाँ पे 71,64,00,000 से अधिक लोगों को तो हम कोरोना टेस्ट कर चुके हैं। दूसरा 36,17,000 के आसपास की फिगर में 2 दिन पहले की आपको बता रहा हूँ। हाँ। इसमें हम कोरोना की वैक्सीन जिनको लगा चुके हैं वो 36 लाख से अधिक लोग हैं। तो अपने आप में हरियाणा प्रदेश जो है देश के उन राज्यों में है, तीसरा नंबर पूरे देश के राज्यों में हमारा आता है, जो सबसे तेजी से टीकाकरण भी कर रहे हैं और सबसे तेज गति के साथ में हमने टेस्ट भी किए। और जहां तक उपचार की बात है, आज हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जो गवर्नमेंट के अस्पताल है उनके अंदर भी, चाहे फरीदाबाद के अंदर ईएसआई मेडिकल सेंटर हो, चाहे बीके हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के अपने प्लांट लगने का सिस्टम शुरू हो गया है। बीके में मुझे लगता है सर ये जो अभी बात देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। बात हो रही है ये वेव आने से पहले की, अभी हो रहा है, अभी सरकार आ रही है सामने आके बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आज फिर बताया कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि हमको जुगाड़ कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर का, उसके ऊपर वाल्व जो है वो ऐसे लग जाए जिससे ऑक्सीजन उसमें भरी जा सके, वो कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए ताकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं जैसे पहुंचाए जाते हैं वैसे जैसे एलपीजी पहुंचाया जाता है ऐसे ऑक्सीजन के पहुंचा दे। ये बात ठीक है कि अभी की, ये जो बीच का टाइम था इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में टेस्टिंग की बात हो या फिर इंजेक्शन देने की बात हो, मैं ये जानना चाह रहा हूं इसमें ट्रीटमेंट को लेकर कितनी तैयारी हुई, बेड्स कितने बढ़े और कितने बेड्स पर ऑक्सीजन के और आईसीयू के बेड्स कितने बढ़ाए गए, इसका कुछ डेटा दे सकते हैं क्या आप? देखिए अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसका भी एक डेटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन पहले की और अब की तैयारियों में हरियाणा सरकार की इसमें बहुत बड़ा एक अंतर आया है। और सरकार ने अपने लेवल पर जो जो प्रयास सरकार कर सकती थी वो अरुण जी किए हैं। और इसके मामले में अगर हम बेड की भी बात करें तो, क्योंकि सच्चाई तो ये है अरुण जी हाँ। कि जब ये वेव आई थी उस समय हरियाणा इसके लिए, हरियाणा क्या देश का कोई भी कोना मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हम लोगों ने तैयारियां पर्याप्त मात्रा में की है। और इसमें बेड की जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोगों ने जब शुरुआत की थी उस समय हमारे पास में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं
तो हमारे पास में प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों का इसमें हम जो आने वाले समय है इसके अंदर भी हम टीकाकरण करने वाले हैं। दूसरा जो नहीं, आपने बेड की बात की है, हाँ। बेड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारे पास में कुल जो बेड है अरुण जी, हाँ। वो 15,685 जो बेड है वो हमारे पास ऑक्सीजन वाले बेड है, और हमारे पास आईसीयू बेड जो वेंटिलेटर वाले बेड है उनकी मैं संख्या की अगर बताऊं तो 1960 हमारे पास इसकी संख्या है। जबकि शुरुआत में अगर हम जब ये वेव यहाँ पे आई थी तो हमारे पास में वेंटिलेटर बेड की बहुत ज्यादा कमी थी और ऑक्सीजन वाले बेड की भी हमारे पास बहुत सारी कमी थी। लेकिन अगर आज की डेट में हम ये जो भी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह की संख्या होती है तो इसमें, और दूसरा देखिए हल्के माध्यम से कोविड मरीजों के लिए 281 कोविड अस्पताल हमने शुरू किए हैं जो कि पहले नहीं थे। इसके साथ साथ इनमें से 21,447 बेड की व्यवस्था हमने अभी की है, जो लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने की है। इससे पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। और जहां तक बात है प्रदेश में ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर बेड की, तो वो स्थिति भी मैंने आपको बताई है, जो हमारे पास में अभी लगभग 16,000 के करीब हमारे पास बेड इस समय उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या अपने आप में है। और प्रदेश के जो 22 जिले हैं उनमें कुल 526 डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर हमने शुरू किए हैं। ये भी पूरी तरह से कोरोना का इलाज कर रहे हैं, जो भी पेशेंट वहां पे आ रहे हैं उनके लिए शुरू की गई, और इनमें 45,086 बेड की व्यवस्था हमने की है 22 जिलों के अंदर। जो 526 कोविड जो सेंटर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके अंदर हमने 45,086 बेड की व्यवस्था अलग से की हुई है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेडों की पर्याप्त मात्रा में हमने व्यवस्था की है अरुण जी। अब एक चीज और, आप क्योंकि ये बार बार इस बात का जिक्र भी आ रहा है कि पड़ोसी राज्यों के भी मरीज जो है हरियाणा में आके इलाज करवा रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा आंकड़ा कि पड़ोसी राज्य के जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है, उनको लेकर के किस तरीके से आगे चीज़ें, और क्योंकि अगर वो आते गए और हरियाणा के ही अपने केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या वो सब इसी तरीके से चलता रहेगा कि दूसरे लोग भी आके करवा सकते हैं? क्योंकि अगर इनिशियली देखा जाए तो हरियाणा के खुद के पेशेंट अगर बढ़ जाते हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने पर? अरुण जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मानवता के नाते हम लोग इलाज कर भी रहे हैं, लेकिन 50% से अधिक, और बल्कि गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर तो लगभग 70% के आसपास जो मरीज है वो दिल्ली के हैं। मेरे खुद के पास में जो हमारी पार्टी से जुड़े लोग हैं या हाँ। अन्य संपर्क के लोग हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं हाँ। एडमिट कराने के लिए। तो दिल्ली के हॉस्पिटल फुल है, इसलिए वो लोग रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जो नजदीक लगते जिले हैं, चाहे झज्जर है, वो लोग हाँ। यहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, अपनी जो जनता है हमारी, वो ना छूटे, उनको भी पूरी व्यवस्था, पूरा इलाज मिले, इसकी भी चिंता लगातार सरकार ने की है और इस चीज में भी हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पीजीआई रोहतक की अगर बात आ रही है तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन इस तरीके से भी आ रहे हैं कि आपका अगर कोई जानकार डॉक्टर है तो आप वहाँ पर हमारे लिए बेड की व्यवस्था करवा दीजिए, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी की माँ बहुत बीमार हैं, उनके लिए बेड की व्यवस्था करवा दीजिए। आपने बताया कि बेड्स जो हैं वो पर्याप्त हैं, बावजूद इसके फिर इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की व्यवस्था क्यों हो रही है कि लोगों को अब सिफारिशें ढूंढनी पड़ रही हैं? और मुझे लगता है सिफारिश ढूंढने के बाद भी बड़ी मुश्किल के बाद बेड कोई मिलता है। फिर ऑक्सीजन की बात आती है तो 12-12 हज़ार तक में सिलेंडर जो है वो मिल रहे हैं, इसकी कालाबाजारी हो रही है। इसको किस नज़र से देखा जा रहा है? हालांकि बात तो हुई है कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन बावजूद उसके ग्राउंड पर हो रही है कालाबाजारी। अरुण जी, एक तो कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उन पे कल भी पुलिस ने कार्रवाई की। आप देखिए कितनी हरियाणा के लगभग 1 दर्जन से अधिक जो जिले हैं वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई हुई है, उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पकड़ के कार्रवाई हुई है। दूसरा, रोहतक पीजीआई का जो एग्जाम्पल आपने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे मैंने आपको बताया, ये जरूरत के हिसाब से ही है कि वहां पे 1,000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और मुख्यमंत्री जी परसों स्वयं 4-5 जिलों के अंदर मौके पे जाके व्यवस्थाओं का जायजा लेके आए हैं, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करने के लिए वहां पे आदेश और निर्देश दे के आए हैं। हाँ। और अब जिला उपायुक्तों को इसके लिए इंटीमेट किया गया है कि किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी वहां पे होगी तो जिला उपायुक्त को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर रोहतक पीजीआई के अंदर जो बेड की संख्या जब 1,000 वहां पे बढ़ जाएगी तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, कल की खबर है, आपके पास भी पहुंचेगी, रोहतक में जो पीजीआईएमएस तक की जो सड़क है वहां पर खाली सिलेंडर लोगों ने रखे और वहां पर जाम लगा दिया। ये ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, लोग इस तरीके से अब गुस्सा निकाल रहे हैं, और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा और जल्द से जल्द इसका सुधार नहीं हुआ तो ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ सकता है। लोग इसके बारे में अब सोशल मीडिया और तमाम दूसरे माध्यमों से भी अब बात करने लगे हैं। आपके पास भी चीज़ें पहुंचती होंगी। अरुण जी देखिए, हरियाणा सरकार ने हर जिले के अंदर नंबर जारी किए हैं, ड्रग कंट्रोलर नियुक्त किए गए हैं। और ये हाँ। जो ऑक्सीजन का काम है ये अस्पताल का काम है, मरीज का, पेशेंट का ये काम नहीं है कि वो ऑक्सीजन अरेंज करे।
और नहीं, लेकिन अच्छा, आप ये भी बात जानते हैं क्या मरीज को डॉक्टर खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बेड नहीं है, यहाँ से चले जाइए। और दूसरा ये कि अगर ऑक्सीजन आप कर सकते हैं अरेंज तो आ जाइए इलाज करवाने के लिए, ये चीजें हो रही हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, सीएमओ ऑफिस से कल एक निर्देश जारी हुआ है हाँ। कि अब कोई भी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है या ओनर है वो किसी भी मरीज को एक तो किसी भी तरह के इंजेक्शन और दवाई को लिख के नहीं देगा पर्ची में, और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपको ऑक्सीजन अरेंज करनी है या आप यहाँ से ले जाइए। अगर उसको अरेंज करनी है तो वो जिला उपायुक्त को बताएगा या फिर जिले के अंदर जो नंबर सरकार ने जारी किए हैं उसको बताएगा, और वो ड्रग कंट्रोलर जो है सरकार का वो उसको अरेंज करके देगा, मेडिसिन भी और ऑक्सीजन भी। क्योंकि सरकार में एक ही जगह पे ऑक्सीजन आती है, एक ही जगह पे दवाई आती है, और वहां से जो जिला उपायुक्त ने जो कमेटी बना रखी है वो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, ये तो आसानी से ये पूरा प्रोसेस मान लीजिए कि मैं अगर इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तो आसानी से तुरंत अगर हो जाएगा, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है तो मैं अगर इस जैसा आप बता रहे हैं इस प्रोसेस को कैसे ड्रग कंट्रोलर अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है अरुण जी, अभी मेरे पास कई जगह से जैसे फोन आया हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था करा दीजिए, इस तरह की व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि आप जिस हॉस्पिटल के अंदर है कम से कम उस डॉक्टर से तो बोलिए कि वो ड्रग कंट्रोलर से बात करे कि हमें इस चीज की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बोला, बात की, तो जो उनको चाहिए था वो उपलब्ध करा दिया गया। तो कई बार क्या दिक्कत होती है कि मरीज के जो पेशेंट है वो इस चक्कर में, अब जैसे मान लो जो हमारे कल जो वैक्सीन चली हुई है, जो तरह तरह के हमारे टीके चले हुए हैं, उनके लिए अपने आप ही लोग जाके व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए लगे हुए हैं। सरकार ने एक व्यवस्था की हुई है, उसके तहत। अच्छा, एक आखिर में मैं एक और चीज, आप क्या सरकार की तरफ से लोगों को ये संतुष्टि आप दिला सकते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब चीजें ठीक रहेंगी, लोग अगर ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं तो उनकी देखभाल सरकार करेगी और हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचेंगी? देखिए, मैं अरुण जी आपके माध्यम से सभी अपने जो हरियाणा प्रदेश की जनता है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो परसों भी मैदान में जाके खुद देख के आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में आज लाखों भाजपा के कार्यकर्ता भी सेवा में जुटे हुए हैं। आप लोग संयम और धैर्य बना के रखिए, सरकार आपकी व्यवस्था पूरी करेगी, पूरी जिम्मेदारी लेगी, और सब लोगों को उचित दवाई भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, बेड भी मिलेगा, किसी को दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरुण जी, इसके साथ साथ एक निवेदन और भी है कि जिसको अस्पताल में जाने की जरूरत है सिर्फ वही अस्पताल में वही जाए। ये बात सही है, और ये बात हम भी बार बार इस चीज का आपकी अपील भी हम कर रहे हैं कि क्या होता है कि 90% जो लोग हैं उनको तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ठीक में चाह रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ, ये बात ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र जी, आप जुड़े और सरकार का पक्ष आपने रखा। तो अब देखना ही है कि चीजें किस तरीके से बेहतर होंगी, लेकिन आप भी संयम रखें और होश ना खोएं किसी भी तरीके से। दीजिए इजाजत, नमस्कार।